आज की डिजिटल दुनिया में अप्रवासियों यानी अवैध और वैध प्रवासियों को लेकर काफी हो हल्ला मचा हुआ है। तो क्या माना जाए कि अब तक यह एक राजनीतिक मुद्दा था, लेकिन अब इस मामले पर कार्रवाई करना कई देशों की जरूरत या मजबूरी सी बन गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती आबादी के साथ लगातार घटते बेहतर अवसर। लेकिन यह चर्चा तब और तेज हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान अवैध दस्तावेज वाले अप्रवासियों की गंभीरता और खतरे के बारे में सचेत रहने की बात कही, जिसके अमेरिकी समाज के कई वर्गों ने समर्थन किया और इसकी जरूरत भी लंबे समय से की जा रही थी। अवैध अप्रवासियों के इस खतरे या गंभीरता पर अमेरिका के कई वर्गों में कई तरह के मतभेद भी देखने को मिल रही है। इस बात से कतई नहीं इनकार किया जा सकता, क्योंकि व्यवस्थाओं को आपको दुरुस्त रखने के लिए आपको इंसानों की जरूरत होती है, जो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों से पूरी हो रही थी, जो शांत स्वभाव और अपने जीवन में काम करने से मतलब रखते थे। इस बात से भी कतई नहीं इनकार किया जा सकता कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां अप्रवासियों को लगभग सभी रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनकी भागीदारी हर जगह देखने को मिल रही है, चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र। कुछ का मानना है कि ये लोग रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करते हैं और अपने तौर तरीके से अर्थव्यवस्था को भी सहारा देते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये लोग हमारी जगह ले रहे हैं और हमारे देश की जनसांख्यिक परिवर्तन के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, जिससे अमेरिकी नागरिकों के कार्य जीवन संतुलन में अनिश्चितता पैदा हो रही है। मेरा मानना है कि दोनों को इस खतरे को स्वीकार करने का पूरा अधिकार है। मानव सभ्यता में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कोई नई जीवन शैली नहीं है, बल्कि बेहतर अवसरों और जीवन की तलाश में मनुष्य हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करता रहा है। लेकिन पलायन हर किसी को शांतिपूर्ण जीवन की गारंटी आज भी नहीं देता, क्योंकि मानव समाज की जीवन संघर्ष पर आधारित होती है और हमेशा रहेगी, चाहे आप आधुनिक युग में कितने भी तरक्की क्यों ना कर ले। लेकिन फिर भी लोग और कई विशेषज्ञ आज भी मानते हैं कि अगर लोगों को अपने देश में पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे तो उच्च कौशल वाले लोगों को का पलायन अभी भी फायदेमंद है। अब दुनिया एक डिजिटल गांव बन चुकी है, जिसमें कोई संदेह नहीं, जहाँ विभिन्न देशों के लोग अपनी संस्कृति, विचार और अपने जीवन के अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, जो बिना किसी प्रतिबंध के सभी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। विकसित देशों की व्यवस्था और उनके कुछ बातें आज भी सुनिश्चित करने में सफल रही है कि वहां के जीवन स्तर अन्य गरीब देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में आज भी है, और यह विकसित व्यवस्था गरीब देशों में रहने वाले लोगों को प्लान करने और अपने जीवन के तौर तरीकों और भविष्य को खोजने के बारे में सोचने या समझने की अनुमति देती है, जो दूसरे देशों में प्लान करने में सक्षम है। बेहतर जीवन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह प्लान करने वाले लोग किस तरह की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, और समय के साथ बढ़ती चुनौतियां उनके लिए भी और मुसीबत बनी रहती है। प्लान करने वाले लोगों के परिवारों में हमेशा यह चिंता बनी रहती है कि जिन लोगों को वो अपना कहते थे, जिनमें कुछ पाने की उम्मीद थी, वे अब प्रदेश में जा बसे हैं। आज गांवों या शहरों में बंद दरवाजे के पीछे रहने वाले बुजुर्ग परिवारों से पूछा जा सकता है कि प्लान का असली मकसद क्या और क्यों था। आज भी यह माना जाता है कि प्लान करने वाले लोगों पर कई तरह की चुनौतियां होते हैं, जैसे दुनिया के सामने खुद को स्थापित करना, परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरना ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके, कई अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटना जैसे संघर्ष, ताकि बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए समान अवसर दिला सके, और फिर सरकारी व्यवस्था से दो हाथ। लेकिन जब हुनरमंद लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं होती कि उन्हें वहां किसी और से बेहतर विकल्प मिलेंगे, इसलिए उन्हें भी लगभग वैसा ही दुख सकना पड़ता है जिसे दूसरे लोग गुजर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है कि उन्हें वह पाने का बेहतर तरीका मिल जाए जो आज भी दूसरे लोगों के पास मौजूद नहीं है। लेकिन कम विकसित देशों में दूसरे देशों में जाने की होड़ आखिर कम क्यों लगी है? इस उम्मीद में है कि वहां उन्हें बेहतर कानून व्यवस्था, जीवन स्तर, कम प्रदूषण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शोधपरक शिक्षा मिलने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। तो क्या ये सुविधाएं उन गरीब देशों में उपलब्ध नहीं है? तो मैं यह आपको बता दूं कि ये सारी सुविधाएं आपको इतनी कम कीमत पर गरीब देशों में उपलब्ध होती है, लेकिन उस कीमत पर जो गुणवत्ता आपको मिलती है वो एक इंसान के तौर पर आपकी कल्पना से भी बदतर है।
अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर डालें तो पाएंगे कि आज भी आधुनिक दुनिया में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिली थी। किस तरह लोग अपनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे, जो लगातार असंवेदनशीलता की हदें पार करने की भी बात कर रहे थे। तो क्या यह हम आज भी महामारी को फैलने से रोक सकते हैं, या फिर वे उन सेवाओं का खर्च वहन आज भी नहीं कर सकते जो हमारे दरवाजे के सामने खड़ी होकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, यानी वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं। ऐसे में माना जा रहा है कि जब लोग स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च वहन करने में असमर्थ होते हैं तो वे अपना इलाज कराना नहीं चाहते, या फिर वे इस बात पर निर्भर रहते हैं कि भगवान उन्हें खुद ही ठीक कर देंगे, या जो भी होगा देखा जाएगा। यह हाल तब है जब हमारे पास स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च कम करने के लिए कई केंद्रीय और राज्य सरकारें की योजनाएं चल रही है, जो कुछ हद तक सफल भी साबित हो रही है। देश के कई अस्पतालों के परिसर में फैली गंदगी, बदबू और कूड़े करकट के ढेर आसानी से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही वहां इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए की गई रहने के लिए की गई व्यवस्था भी खस्ताहाल में देखी जा सकती है। जबकि कई अस्पताल ऐसे भी हैं जिनमें कई अन्य सुविधाएं हैं जो बेहतर तरीके से आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन बीमार लोग की आबादी इतनी बड़ी है कि उसे संभालना किसी बड़ी चुनौतियों से कम नहीं, क्योंकि दूसरे के मुकाबले में हम लगातार संसाधनों की भारी कमी महसूस कर रहे हैं और साथ ही डॉक्टरों पर भी दबाव देखा जा सकता है। हाल ही में भारत के विपक्षी नेता ने भारत के एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान का दौरा किया और एक वीडियो रिकॉर्ड किया कि कैसे इलाज के लिए आए लोग ठंड की रात में परिसर में रह रहे थे। वहां मरीजों से बात करने पर उन्होंने पाया कि सेवाएं बदतर थी और आसपास का माहौल बहुत गंदा। वहां के लोग अपनी बेबसी की शिकायत करते नजर आए और कहा कि वे ठोस निर्णय लेने की स्थिति में आज भी नहीं है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। देश भर में मरीज लगभग एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो बढ़ती आबादी के साथ और भी गंभीर होती जा रही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप खुद नजदीकी सरकारी अस्पताल परिसर में जाकर सबूत जुटा सकते हैं। और जब लोग प्लान करने का फैसला करते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कम प्रदूषण और बेहतर आर्थिक स्थिति की चिंताओं को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि आज भी यह माना जाता है कि हमारे बच्चों को शोध आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें भविष्य में विभिन्न चुनौतियों का पता लगाकर कई मजबूत निर्णय लेने में कोई कठिनाइयों महसूस ना हो और किसी के सामने गिड़गिड़ाना भी ना पड़े। लेकिन अगर हम आज के समय पर नजर डालें तो पाते हैं कि कई प्रभावशाली लोग, कॉर्पोरेट मालिक और कई अन्य लोग इस बात का महिमा मंडल करते नजर आ रहे हैं कि अगर आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं भी है, फिर भी आप अलग अलग रास्तों से इस दुनिया में अपनी मुकाम हासिल कर सकते हैं। उनके लिए इस तरह के बयान सामान्य हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों के दिलो दिमाग पर इसका किस तरह का असर पड़ रहा होगा जो आज भी इस आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या शिक्षा के जरिए अपनी आर्थिक या सामाजिक स्थिति को बेहतर करने की सोच रहे हैं। निजी कंपनियां भी लगातार कुशल श्रमिकों की कमी की शिकायत करते नजर आते हैं, जिसमें वास्तविकता कम और भ्रामक शब्दों की बदबू ज्यादा आती है। इस तरह की बातें तब आम होती है जब सरकारें बेहतर अवसरों को बढ़ावा न देकर निजी क्षेत्र पर अपनी निर्भरता पर जोर देती है। लेकिन मेरा मानना है कि कभी कभी लोग के बीच ऐसी गलत धारणाएं पैदा की जा सकती है ताकि वे बेहतर अवसर प्रदान करने वाले बढ़ती मांग की विरोध कर सके, जो कभी कभी सरकार पर इन चाहने वालों को समर्थन करने के लिए भी दबाव डाल सके। शहरों में बढ़ती आबादी, सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम, वायु प्रदूषण, कानून व्यवस्था की समस्या, सरकारी कर्मचारियों या मजदूरों के अहंकारी व्यवहार, युवा पीढ़ी के भविष्य के प्रति घटती उम्मीदें, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं की लगातार बढ़ती मांग, ये सभी मुद्दे ऐसे महत्वपूर्ण कारण माने आज भी जा रहे हैं जिनके कारण लोग इस देश को छोड़ने या अपनी नागरिकता को छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। आम लोग भी मानते हैं कि जो लोग सत्ता में हैं वे इस देश को जितना लूट सकते थे लूटते हैं और फिर अपना पूरा धन या पैसा दूसरी धरती पर जमा कराते हैं, जिससे निजी निवेश में और अधिक मुश्किलें आती है, जिससे अवसर और कम हो जाते हैं।
लेकिन ये सब बातें सिर्फ कहने को हैं। समय के साथ बदलाव अपने आप आ जाती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। क्योंकि हमारे देश के मतदाताओं को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ मतदान करने तक ही सीमित है। बाकी सब नेताओं और उससे जुड़े संगठनों या सरकारी मजदूरों की जिम्मेदारी है। शहरों में वायु प्रदूषण, इधर उधर पड़े कूड़े या पेयजल की आपूर्ति, कानून व्यवस्था या सरकारी व्यवस्था के प्रति सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी कतई नहीं, और फिर उसका नतीजा हम सबके सामने है।